हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने जो है वो जो पॉलिटी का हमने लेक्चर स्टार्ट किया है, जो पॉलिटी को कवर करने की हमारी जो एक मुहिम चली हुई है, उसमें हमारा आज ये थर्ड डे है। और आज के हमारा टॉपिक रहेगा प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और उसके बाद हम करेंगे आगे यूनियन टेरिटरी के बारे में भी पढ़ेंगे हमारा। तो आज जो है हमारा टॉपिक है प्रियम्बल। तो सबसे पहले जब हम प्रियम्बल की बात करते हैं तो आपको मैं बताता चलूँ कि प्रियम्बल पे मेंस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है यूपीएससी 2016 में। और ये पूछा हुआ था कि डिस्कस ईच एडजेक्टिव्स अटैच्ड टू द वर्ड रिपब्लिक इन द प्रियम्बल, आर दे डिफेंडेबल इन द प्रेजेंट सर्कमस्टांसिस। तो इस तरह का ये सवाल पूछा जा चुका है 2016 में। इसको बताने का मतलब ये है कि ये एक बर्ड स्पेसिफिक क्वेश्चन है, यानी कि एक बर्ड पे ज़्यादा फोकस किया हुआ है, वो है रिपब्लिक। इसी तरह का सवाल जो मैंने आपको पीछे लेक्चर करवाए हैं उसमें भी आया हुआ है, जो रिलेटेड है आपका यूके से, जो यूके से हमने फीचर ली हुई है। वो क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ था, द जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया एंड यूके सीम टू बी कन्वर्जिंग एज वेल एज डाइवर्जिंग इन रिसेंट टाइम्स, हाईलाइट द की पॉइंट्स ऑफ कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस बिटवीन द टू नेशंस इन टर्म्स ऑफ देयर जुडिशियल प्रैक्टिसेस। तो इस पर मैं अभी काम कर रहा हूँ इन कंपाइलेशन पे, पीवाईक्यू पे, मेंस से ओरिएंटेड भी। जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा मैं आपको ये शेयर भी कर दूंगा। तो अपनी हमने प्रिपरेशन जो इस हिसाब से करनी है कि हम जो है वो मेंस का भी साथ साथ में कैरी करते जाएं। इसको करने का पर्पज़ ये है कि देखिए, हर किसी बच्चे के पास एक अपना अपना स्किल होती है, एक अपना अपना टैलेंट होता है। कईयों की एमसीक्यू अच्छे सॉल्व करने की टेक्निक जो होती है वो अच्छी होती है, अच्छी एक्यूरेसी होती है, कम समय में पढ़ करके भी वो अच्छा स्कोर कर जाते हैं। और कईयों का अपनी स्किल होती है, वो डिस्क्रिप्टिव में बहुत अच्छा कर जाते हैं। तो इसलिए जो है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम दोनों पार्ट्स को साथ में लेकर के चलें। आजकल तो है, जैसा कि मेंस बोल लो या डिस्क्रिप्टिव पेपर बोल लो, ये जो है वो हर एग्ज़ाम में आजकल ऐड होते जा रहे हैं। तो इसलिए इसका ये चीज़ आपके अंदर ये स्किल होना, ये एक आज के टाइम में एक रिक्वायरमेंट हो चुकी है। तो देखिए, आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं प्रियम्बल के बारे में। अगर हम प्रियम्बल की बात करें तो सबसे पहले जो अमेरिका का संविधान में जो प्रस्तावना है, उसके बाद जो है किसी भी देश ने जो है वो इस तरह से जो प्रस्तावना या प्रियम्बल का जो सिस्टम था जैसे अमेरिका में था, उस तरह से नहीं अपनाया है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है वो अमेरिका के बाद दूसरी ऐसी प्रस्तावना है वर्ल्ड में जो कि अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन कर देती है एक पेज पे ही लगभग। तो अगर हम बात करें तो ये जो प्रस्तावना है हमारी, ये इंस्पायर्ड है हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था उससे। इसमें लिखा हुआ है, देखिए बुलेट नोट्स जो हैं ये बने हुए, उसमें ये सब चीज़ें ऐड हुई है। तो इसमें जो देखिए ये क्या है, रिफ्लेक्शन है किसका, फिलॉसफी, विजन एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का। तो इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर हम संविधान की प्रस्तावना की बात करें तो आप देखेंगे कि ये किस तरह से स्टार्ट होती है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को वो जो है अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। इस तरह से आपको ये टिप्स पे होनी चाहिए, आपको याद होना चाहिए ये सब चीज़ें। इसमें एक एक वर्ड्स का आपको पता होना चाहिए कि किसका क्या मतलब है। अब देखिए, अगर हम 1950 की बात करें तो भारत जो था वो सॉवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नहीं था। इसमें क्योंकि आप देखेंगे कि इसमें सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड जो है वो 42nd अमेंडमेंट 1976 में 1976 में ऐड हुए हैं। इससे पहले जो भारत था वो सॉवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था सिर्फ। तो इसलिए भी ये चीज़ इम्पोर्टेंट हो जाती है। अगर हम एमसीक्यू पर्सपेक्टिव से बात करें तो सॉरी, तो इसमें जो एक चीज़ है, जैसे इसमें जो एक चीज़ है वो है आपको, इसमें कितनी प्रकार की लिबर्टी की बात हुई है, कितने प्रकार की जस्टिस की बात हुई है, ये आपको पता होना चाहिए इसमें। तो इसलिए भी ये हमारे लिए क्रूशियल है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके जो कीवर्ड्स हैं ये भी एक्सप्लेन हुए हैं। जैसे सॉवरेन का, तो सॉवरेन का मतलब होता है सुप्रीम अथॉरिटी बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव से, यानी कि संप्रभु शब्द बोलते हैं इसको। तो संप्रभु का आशय मतलब है कि भारत ना तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और ना ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है, जैसे कि 1947 से पहले बोला जाता था। मतलब कि उस
हम पर जो है कोई शक्ति नहीं है या अपने मामलों को हम अपने तरीके से निपटा सकते हैं। यद्यपि जो है भारत ने 1949 में, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस ईयर में भी बताया है कि भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वीकार करते हुए ब्रिटेन को इसका प्रमुख माना, तथापि संविधान में अलग ये घोषणा किसी भी तरह से भारतीय संप्रभुता को प्रभावित नहीं करती है। इसी प्रकार जो है भारत की संयुक्त राष्ट्र में सदस्यता उसकी संप्रभुता को किसी मायने में सीमित नहीं करती है। देखिए, ये सवाल पूछा जा सकता है आपसे मेंस में कि भारत जो है एक सॉवरेन नेशन है, परंतु संयुक्त राष्ट्र का सदस्य होने के नाते जो है क्या भारत जो है वो अपनी संप्रभुता को किसी तरह किसी मायने में सीमित कर तो नहीं करता है या करता है? कथन को स्पष्ट करें। इस तरह का सवाल जो है वो बनने की संभावना है, तो आपको पता होना चाहिए इसको कैसे एड्रेस करना है। सोशलिस्ट वर्ड तो आपको पता है कि क्या है। सोशलिस्ट वर्ड जो है ये आपका 42nd अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुआ है, और डीपीएसपी के रूप में समाजवादी लक्षण मौजूद थे पहले भी इससे, तो इसलिए इसका मतलब होता है समाजवादी शब्द का मतलब हुआ इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस, रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी। सेकुलर वर्ड्स का भी आपको पता है कि ये इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन है। डेमोक्रेटिक का मतलब है पावर लाइज विद इन द पीपल थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। इसके बाद रिपब्लिक हेड ऑफ स्टेट जो होता है वो इलेक्ट होता है लोगों के द्वारा। जस्टिस जो है वो इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस की बात हुई है। लिबर्टी की बात करें तो फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, फेथ, वर्शिप। तो इस तरह से ये चीज़ें सब ऐड है इसमें, आप खुद भी इसको पढ़ सकते हैं पीडीएफ को भी। अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए तो ये टेलीग्राम से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो है आपका, इसमें जो चीज़ें ऐड हुई है जैसे समय के साथ जो है इसमें बहुत सारी चीज़ों की एडिशन हुआ है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ एक जजमेंट्स दी हुई है, तो उनका भी आपको आइडिया होना चाहिए। जैसे कि केशवानंद भारती केस था, उसमें बोला कि पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। फिर इसके बाद और ये जो है नॉट जस्टिसएबल है, मतलब कांट बी इन्फोर्स्ड इन कोर्ट। तो इसके बाद इसका जो है हेल्प्स इन इंटरप्रिटेशन ऑफ एम्बिगुअस प्रोविजंस, रिफ्लेक्ट्स द बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सब चीज़ें जो है केशवानंद भारती केस से जुड़ी हुई है। इसके बाद जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है वो हो जाती है अमेंडेबिलिटी। जो 42nd हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो अमेंड हुआ है सबसे पहले वो हुआ है 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू। इसमें जो मैंने जैसा बताया आपको सोशलिस्ट वर्ड और सेकुलर एंड इंटीग्रिटी जो वर्ड इसमें एडिशन हुआ था उसका। इसके बाद जो है कैन बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368 बट कैन नॉट अल्टर बेसिक स्ट्रक्चर। जो बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत जो केशवानंद भारती केस के बाद आया था वो आपका प्रभावित नहीं होना चाहिए, जबकि पार्लियामेंट जो है वो इसको अमेंड कर सकती है। तो इसके बाद आप देखेंगे इसमें ये सब चीज़ों का एडिशन इसमें हुआ है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का, जैसे कि मैंने बताया आपको पहले कि इसमें कुछ एक जजमेंट्स आई है इंपॉर्टेंट, जैसे कि बेरूबारी यूनियन 1960। तो इसमें क्या बोला है इन्होंने कि प्रियम्बल जो है वो नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, इसका सुप्रीम कोर्ट का कहना था। फिर दूसरा केस आता है केशवानंद भारती, इसमें बोला कि भाई प्रियम्बल जो है वो पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है और ये रिफ्लेक्ट करता है बेसिक स्ट्रक्चर को कॉन्स्टिट्यूशन के। जो नेक्स्ट केस आया वो LIC ऑफ इंडिया केस था 1995 का। इसमें रीअफर्म्ड किया इट्स सिग्निफिकेंस इन कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन। तो इसलिए जो है इसके अलग अलग इंटरप्रिटेशन जो है वो समय के साथ सुप्रीम कोर्ट तक देते रहे हैं। इसके बाद जो है वो हमारा आगे का जो चीज़ें हैं इसमें दो तथ्य बहुत ध्यान देने वाले हैं कि संविधान की प्रस्तावना जो है वो ना तो विधायिका को शक्ति का स्रोत, विधायिका जो है हमारी यानी कि जो लेजिस्लेटिव है उसकी शक्ति का ना तो स्रोत है और ना ही उनकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाने वाला है। ये एक गैर न्यायिक है, अर्थात इसकी व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसके बाद अगर हम दूसरी चीज़ों के साथ इसको लिंक करने की कोशिश करें तो पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स यानी कि लिबर्टी, आर्टिकल 19 इक्वलिटी, आर्टिकल 14 यानी कि जो इसमें चीज़ें दी हुई है वो कहाँ कहाँ से रिलेट होती है जिसके प्रस्तावना में हमारे संविधान की। जैसे इसमें पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जिसमें जस्टिस की बात की आर्टिकल 38, 39, तो ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस की बात करें, यानी कि जो हमारी प्रस्तावना है वो आज के संदर्भ में अगर हम बात करें करंट इशू के साथ, तो जैसे बर्ड लिंक्ड इश्यूज इवेंट्स। तो सेकुलर वर्ड जो है वो कम्युनलिज्म, हिजाब इशू से रिलेटेड है, इक्वलिटी, वुमेन्स रिजर्वेशन, LGBTQ+ राइट्स, लिबर्टी, सेडिशन लॉ हो गया, डिबेट्स, इंटरनेट शटडाउन हो गया, फ्रेटर्निटी, कास्ट बेस्ड वायलेंस या रीजनलिज्म हो गया, फार्मर प्रोटेस्ट हुए, लीगल रिफॉर्म्स हुए,
वो जस्टिस से संबंधित है। इसके बाद हम अगर कंपैरेटिव की बात करें, इसको यूएस से कंपेयर करें, तो यूएस में बी द पीपल बट लिमिटेड कंटेंट, मतलब कि जो यूएस है और भारत की अगर हम प्रस्तावना की बात करें तो उसमें भी हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। बोलने का मतलब ये है। इसके बाद कोट देख लीजिए आप एसए या मेंस के लिए, द प्रीएम्बल इज़ द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठाकुरदास भार्गव का ये स्टेटमेंट है। आप इसको कहीं पे ऐड कर सकते हैं, कहीं एसए में भी या कहीं क्वेश्चन में भी। द प्रीएम्बल इज़ द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये एन ए पालकी वाला का स्टेटमेंट है। आप इसको भी कहीं भी ऐड कर सकते हैं। तो ये थोड़ी सी कई बार स्टेटमेंट है जो इस तरह की पूछ भी ली जाती है और कई बार आपको इनका आइडिया भी होना चाहिए। जैसे एम हिदायतुल्ला मानते हैं कि प्रस्तावना अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा के समान है, लेकिन ये एक घोषणा से भी ज़्यादा है। ये हमारे संविधान की आत्मा है, जिसमें हमारे राजनीतिक समाज के तौर तरीकों को दर्शाया गया है। इसमें गंभीर संकल्प शामिल है जिन्हें एक क्रांति ही परिवर्तन का कर सकती है। तो इस तरह की स्टेटमेंटें हमें देखने को मिल जाती हैं, तो इनका थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए। जैसे क्विक फैक्ट की बात करें अगर हम, तो ये ड्राफ्ट हुआ है, ड्राफ्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंस्पायर्ड बाय यूएस कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्टेड 26 नवंबर 1949, केम इनटू फोर्स ये 26 जन 1950 में, अमेंडेड ओनली वंस। तो ये सब चीज़ें जो छोटी छोटी वो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जो अगली चीज़ हमारी आती है वो आती है आपका यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। अभी ये भी अपने आप में एक टॉपिक है, इसका भी आपको बहुत अच्छे से आइडिया होना चाहिए। जैसा कि हमारा जो आर्टिकल 1 है ना, वो बोलता है कि इंडिया यानी कि भारत जो है, भारत राज्यों के समूह का मतलब कि एक राज्यों का संघ है। भारत की बजाय राज्यों के समूह के राज्यों का संघ होगा। तो यानी कि ये व्यवस्था दो बातों को स्पष्ट करती है कि एक देश का नाम और दूसरी राज पद्धति का प्रकार। अगर हम इसको और थोड़ा डीप में समझने की कोशिश करें, जैसे कि यद्यपि जैसे कि दूसरे देशों को संघ बताया गया है, यद्यपि संविधान का ढांचा संघीय है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसको जस्टिफाई करने की कोशिश की है। वो कहते हैं कि वो बताते हैं कि राज्यों का संघ उक्ति को संघीय राज्य के स्थान पर महत्व के देने के दो कारण हैं। एक, भारतीय संघ राज्यों के भारत संघ राज्यों के बीच में कोई समझौते का परिणाम नहीं है, जैसा कि अमेरिकी संघ में है। और दूसरा था कि राज्यों को संघ से विभक्त होने का कोई अधिकार नहीं है, वह संघ है, ये विभक्त नहीं हो सकता। तो इस तरह से इन्होंने इसको जस्टिफाई भी किया हुआ है। इसके बाद देखिए इसमें जो फेडरेशन है, वाई यूनियन नॉट फेडरेशन टू इंडिकेट, जैसे कि मैंने बताया आपको इंडस्ट्रक्टिबल नेचर है इसका, पहली चीज़। दूसरा जो है, नो स्टेट हैज़ द राइट टू सक्सीड, मतलब जो इससे अलग होने का जो प्रावधान है वो किसी भी राज्य को नहीं है। कोई भी राज्य जो है वो अलग नहीं हो सकता यहाँ से। फिर उसके बाद एम्फेसाइज जो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी पे इसकी तवज्जो है ज़्यादा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो आर्टिकल 3 है। वो आर्टिकल 3 क्या कहता है? आर्टिकल 3 कहता है, दिस प्रोविजन एम्पावर्स पार्लियामेंट टू रीऑर्गेनाइज द स्टेट्स ऑफ इंडिया बाय अल्टरिंग देयर बाउंड्रीज, नेम्स और इवन क्रिएटिंग न्यू वंस। तो यानी कि ये पार्लियामेंट के पास पावर है कि वह किसी स्टेट का जो है वो पुनर्गठन कर सकती है, उसका नाम भी बदल सकती है, बाउंड्री भी चेंज कर सकती है। इसमें जो अगर हम की पावर की बात करें पार्लियामेंट की, तो ये क्या कर सकती है? सेपरेटिंग टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट, किसी भी स्टेट से टेरिटरी को अलग कर सकती है। यूनाइटिंग टू और मोर स्टेट्स और पार्ट्स ऑफ स्टेट, दो स्टेटों को जोड़ सकती है, उनके कुछ भागों को जोड़ करके भी एक स्टेट बना सकती है। मर्जिंग एनी टेरिटरी विद पार्ट ऑफ स्टेट, किसी की टेरिटरी को दूसरे स्टेट में मर्ज कर सकती है। अल्टर एग्जिस्टिंग स्टेट्स, यानी कि कोई नया जो पहले के स्टेट है उनमें उनके एरिया को कम ज़्यादा कर सकती है, उनकी बाउंड्रीज जो है वो आगे पीछे कर सकती है, उनको भी चेंज कर सकती है, रीनेम कर सकती है किसी भी स्टेट का। अगर हम इसके प्रोसीजर एंड लिमिटेशन की बात करें तो इसमें भी देखिए आपको समझना होगा कि प्रेसिडेंट इज रिकमेंडेशन, अ बिल फॉर सच चेंजेस कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट विद द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। अगर इस तरह का अगर कोई आपको चेंज करना है तो इससे पहले आपको प्रेसिडेंट से इस प्रेसिडेंट के पास आपको ये रिकमेंडेशन के तौर पर भेजना होगा। उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद जो है वो फिर आगे का प्रोसेस स्टार्ट होता है स्टेट लेजिस्लेचर का ओपिनियन पर। इसमें जो स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर के ओपिनियन को मानना जो होता है वो प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं होता है। नो रेफरल नीडेड, इफ़ द बिल इज़ अमेंडेड इन पार्लियामेंट इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू रेफर इट अगेन टू स्टेट लेजिस्लेचर।
तो इस तरह से ये प्रावधान है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको थोड़ा बहुत इनका आइडिया होना चाहिए। आर्टिकल 368 जो होता है वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होता, यानी कि चेंजेस अंडर आर्टिकल 2 एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स एंड आर्टिकल 3 डू नॉट रिक्वायर अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। दीज चेंजेस कैन बी मेड बाय सिंपल मेजोरिटी इन पार्लियामेंट, यानी कि सिंपल मेजोरिटी से है ये सब चीज़ें की जा सकती है। फॉलोइंग द रेगुलर लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, जैसे रेगुलर लेजिस्लेटिव प्रोसीजर होता है उसी तरीके से। अगर हम बात करें पार्लियामेंट की अथॉरिटी की सीड टेरिटरी किसी देश को अपना एरिया देने के बारे में, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर जजमेंट दी हुई है एक, कि पार्लियामेंट सेज पावर अंडर आर्टिकल 3 डज नॉट इंक्लूड द पावर ऑफ सीड इंडियन टेरिटरी टू एन अदर कंट्री। इसमें ये नहीं है कि भारत जो है वो आर्टिकल 3 के तहत जो है अपनी टेरिटरी को किसी दूसरे देश को दे सके। सच एक्शन रिक्वायर्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इसको 1960 में जो बेरुबारी केस हुआ था उसमें इसको एक्सप्लेन किया। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो आता है 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1960, जिसमें पास्ट जो बेरुबारी, जैसा कि मैंने बताया, पास्ट ट्रांसफ़र बेरुबारी वेस्ट बंगाल टू पाकिस्तान रिक्वायर्ड बिकॉज इट इन्वॉल्व सीडिंग सॉवरन इंडियन टेरिटरी। तो इस तरह की स्टेटमेंट जजमेंट्स जो है वो सुप्रीम कोर्ट देता रहा है। फिर 1969 में बॉर्डर डिस्प्यूट्स क्लैरिफाइड दैट रिजॉल्विंग अ बॉर्डर डिस्प्यूट डज नॉट रिक्वायर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। फिर सुप्रीम कोर्ट ने फिर अपनी जजमेंट को बदला और बोला कि भाई किसी बॉर्डर डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है। इफ़ नो टेरिटरी इज सीडेड एंड ओनली द बाउंड्री इज क्लैरिफाइड इट कैन बी डन थ्रू एग्जीक्यूटिव एक्शन, यानी कि अगर कोई एरिया देना नहीं है किसी को तो आप बाउंड्री डिस्प्यूट को जो है वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू भी उसको सेटल कर सकते हैं। अगर 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2015 में हुआ, इसमें क्या हुआ कि लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट विद बांग्लादेश हुआ था। इसमें एक्सचेंज हुआ बोथ सेशंस एंड इक्विजिशंस ऑफ द टेरिटरी। तो इसमें क्या हुआ कि अमेंडमेंट वाज नेसेसरी ड्यू टू द ट्रांसफ़र ऑफ इंडियन टेरिटरी, जो इंडियन टेरिटरी थी उसको ट्रांसफ़र किया गया बांग्लादेश से और बांग्लादेश की टेरिटरी को भारत में लिया गया। तो ऑल्सो अमेंडेड द फर्स्ट शेड्यूल, पहला शेड्यूल भी अमेंड हुआ, रेफर्स टू असम, बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल, मेघालय एंड त्रिपुरा। तो इस तरह से ये सब चीज़ें हुई। इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट की बात करें हम तो देखिए इसमें जो 500 प्लस प्रिंसली स्टेट थे ये भी हमें पता है। फिर इसके बाद सरदार पटेल और बीपी मेनन जो है इनका बहुत बड़ा रोल है भारत को इंटीग्रेट करने में। मोस्ट स्टेट्स एक्सटेंडेड बिलिंगली बट 3 मेजर एक्सेप्शन थे इसमें। हैदराबाद इंटीग्रेट हुआ थ्रू पुलिस एक्शन ऑपरेशन पोलो, जो रिलेटेड है वो इसी से है। नेक्स्ट जो आपका जूनागढ़ था वो इंटीग्रेट हुआ थ्रू प्लेबिसाइट यानी कि रेफरेंडम के थ्रू, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। जम्मू कश्मीर की बात करें तो इंडिया को इसने ज्वाइन किया था 1947 में, जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था उसको साइन करने के बाद। फिर स्टेट क्लासिफिकेशन अंडर कॉन्स्टिट्यूशन 1950, तो इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन में इनिशियली जो होता है वो क्लासीफाइड 29 स्टेट्स इनटू 4 पार्ट्स। तो इसमें जो 4 पार्ट्स थे वो जैसे कि पार्ट ए उसमें आते थे आपके फॉर्मर गवर्नर्स प्रोविनेंसेस ऑफ द ब्रिटिश इंडिया, उसके बाद पार्ट बी आता था, फिर पार्ट सी एंड पार्ट डी, इस तरह से क्लासिफिकेशन थी स्टेट्स की। तो इसके बाद जो डिमांड फॉर लिंग्विस्टिक स्टेट या अर्ली रेजिस्टेंस वाइड स्प्रेड डिमांड इन सदर्न स्टेट्स एंड लिंग्विस्टिक लाइन्स, इसमें फिर कुछ कमीशन बनाए गए, जैसे धर कमीशन बना एक। तो धर कमीशन के अंदर क्या हुआ, इसने रिकमेंड किया एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस नॉट लैंग्वेज को, लैंग्वेज को बोला इसने कि पैरामीटर नहीं बनाया जाए जब स्टेट फॉर्मेशन हो। इसने फेस्ड पब्लिक डिससेटिस्फैक्शन, फिर से ऑब्वियसली पब्लिक ने इसको जो है वो अपोज किया। फिर जेवीपी कमेटी बनी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया, ये इसके मेंबर थे, और इन्होंने रिजेक्ट किया लैंग्वेज एज द बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन को इन्होंने भी। फिर फॉर्मेशन ऑफ आंध्र प्रदेश की बात करें 1953 में, तो पोटी श्री रामुलू डिमांडेड अ सेपरेट तेलुगु स्पीकिंग स्टेट्स। इस 50 डेज हंगर स्ट्राइक जो थी वो इसके बाद जो क्या हुआ उनकी डेथ हो गई और मासिव पब्लिक एजिटेशन हमें देखने को मिलता है। गवर्नमेंट क्रिएटेड आंध्र प्रदेश इन अक्टूबर 1953, फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट बना था ये। फिर अगर हम स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन फजल अली के अंडर बना था ये 1953 में, अगर हम उसकी बात करें तो देखिए ये क्रिएटेड हुआ था दिसंबर 1953 में ड्यू टू इंक्रीजिंग डिमांड। फजल अली इसके चेयरमैन थे, KM पाणिकर, HN कुंजरू, और ये 3 मेंबर थे। इसने अपनी रिपोर्ट जो थी वो दी थी 1955 में। की रिकमेंडेशन थी इसने कि एक्सेप्ट किया था लैंग्वेज एज द प्राइमरी बेसिस ऑफ द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन। देखिए आपको अब ध्यान देना है, पहली चीज़ तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रस्तावना की बात करी मैंने, तो प्रस्तावना में देखिए कहीं भी आपको पूर्ण विराम या फुल स्टॉप जैसी चीज़ें नहीं देखने को मिलती है। दूसरी चीज़ अगर हम यहाँ पे बात करें तो किसी ऊपर के जो भी कमीशन थे उन्होंने लैंग्वेज को पैरामीटर ना बनाया जाए ये सजेस्ट किया जब रीऑर्गेनाइजेशन की बात हुई स्टेट की। तो
पर यहाँ पे जो हमारा जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1953 बना था, उसने इसको प्राइमरी बेसिस बनाया। फिर उसके बाद जो था वो रिजेक्ट किया इसने आइडिया ऑफ वन लैंग्वेज वन नेशन का। तो ये जो थी एक चीज़, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए। तो प्रिजर्व नेशनल यूनिटी लेड टू द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 एंड क्रिएटिंग अ न्यू स्टेट स्ट्रक्चर्स एंड ऑल दीज थिंग्स। तो इसके बाद जो थी वो सब चीज़ें चलना शुरू हुई। अब देखिए इसमें भी बहुत सारी चीज़ें आपको आती हैं, जैसे कि बग्गे अवार्ड हो गया। 1950 के बग्गे अवार्ड्स के अनुसार क्या था कि इसमें जो पुनः एक कोशिश थी जो विवादों को सुलझाने के लिए हुई थी। तो इसके बाद फिर बहुत सारी जो छोटी छोटी चीज़ें जो थी वो घटित हुई है, पर जो ब्रॉड चीज़ें हैं वो यही है आपको, जिनका आपको अच्छे से आइडिया होना चाहिए। जैसा कि एक चीज़ और है जो कि राष्ट्रपति जो है राज्य विधानमंडल के मत को मानने के लिए जो है वो बाध्य नहीं है। ये चीज़ जो है वो आपको देखने को मिलती है हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। जब किसी भी स्टेट का नाम जो है कोई नाम चेंज करना हो या इस तरह की चीज़ें करनी हो, तो वो सब जो है वो राष्ट्रपति अगर लगता है कि करना चाहिए तो वो खुद भी इसको कर सकते हैं। ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूड्स हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा। अगर आपकी कोई सजेशन है तो आप बता सकते हैं कि आपको इस एरिया में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या कुछ और, तो उस हिसाब से आपके सजेशन जो है वो मोस्ट वेलकम, आप बता सकते हैं मुझे। थैंक यू।